त्याग पत्र सर रामदयाल की आत्मकथा है, जो कि चीफ जज थे। उन्होंने यह अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, लेकिन बाद में जनेंद्र कुमार ने इसे कथा का रूप दिया और इस कथा में सर रामदयाल के नाम के स्थान पर प्रमोद का नाम रखा गया और उनकी बुआ के नाम मृणाल रखा गया। त्याग पत्र कहानी है एक भतीजा और बुआ की, जहाँ बुआ का नाम मृणाल है और भतीजे का नाम प्रमोद। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी कहानी त्याग पत्र। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना होगी। जज हूँ, कानून के तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की जरूरत को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ, जिनके ऊपर राय रत्ती नाप झोंक कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वह अपनी जाने। मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए चार आंसू बहाता है। मैंने अपनी चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा बाढ़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पार कर मुझ तक नहीं आ सकता। पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे अब चैन नहीं देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। मुझको नहीं मालूम यह कैसे मरी, घुल घुल कर मरी। इतना तो जानता हूँ, इतना तो उनकी मौत के 10 वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद किया था। याद किया होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली घर भारत के पश्चिमी ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो। पर नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर मैं उनके बारे में बात करने लगा फिर तो सारी कहानी उन्हीं के बारे में हो जाएगी और मैं ये कहानी सुना ही नहीं पाऊंगा और उसमें से निकलना भी नसीब ना होगा। इतना ही मैं अपनी माँ के बारे में बता सकता हूँ कि वह कुशल तो थी, लेकिन उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिताजी से काफी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला ना था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के विचार चला करता है। जी का एक भाई और 3 बहनें थी। उनका भाई राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक के रूप में सीमाओं से जुड़े जिलों में कार्य करता था। एकाएक उनकी इच्छा के प्रतिकूल उन्हें फिर बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक रस्म सी बन गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग सूख चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। अकेली वह छोटी बुआ ही रह गई थी। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते। पिताजी का यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खासा ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह तो किसी हाल में नहीं कहा जा सकता। पर प्राय गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने का मन ही मनन नियत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ को मोहिनी मूरत पर रीम रीम जाते थे। खैर, उस बात को छोड़े। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी। वह शहर के सबसे बड़े स्कूल में बंगी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टर जी ने ऐसा चकाया कि प्रमोद तुम्हें क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसी कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो जाता और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। कहती, और प्रमोद वह ही नहीं, गणित के मास्टर जी। शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभोकर रख दी। शीला बड़ी नटखट है। मास्टर की एक आंख तूने नहीं देखी प्रमोद? मास्टर देखते इस तरफ है तो आंख किसी और ही तरफ देखती है। पिन जो चुभी तो बहुत बिगड़े, खूब बिगड़े। डपट कर बोले, यह किसकी शरारत है? वह खड़ी हो जाए। सब लड़कियां सहम बैठ रही थी। शीला ऐसी हो गई जैसे उद बिलाव के ब्यागे मुसी। मास्टर ने फटकार लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक एक को पिटूंगा। सचमुच उनको गुस्सा बहुत था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वह मुझको बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, यह मेरा कसूर है मास्टर जी,
मास्टर जी तो पहले तो मुझको देखते रहे, फिर कहा यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस फैली हथेली पर उन्होंने 3-4 बेत मारे। मैं मुझे लगा था वो और मारेंगे, पर जब बेत उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूँ प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उनकी उस आंख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आंख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तो उन मास्टर जी को एक बार तो जरूर ही देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा अब तो नहीं करोगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच का कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा दूर पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रख के दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थी। शीला बड़ी पगली लड़की है। मैंने कहा शीला क्या करती है? देख मास्टर जी की वही आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है। शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बिहाने वाली हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं आने लगी तो और कुछ नहीं, मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मारकर कहा क्या है ये शीला, क्या है? वह फफक फफक कर रोती रही। बोली कुछ नहीं। प्रमोद, तुझे एक रोज शीला के घर ले चलूंगी, चलेगा? कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता। चहक पड़ती, कहती अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती थी। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं लगता था, पर वह किताब कापियाँ अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव उनका बड़ा हंसमुख था, बस माँ के सामने जरा सकुचाई रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। वो कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती और कैसे अपनी भेद की बातें सब बातें मुझे कहती थी। यह सभी कुछ याद आता है। धीमे धीमे वह बड़ी होती गई और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति में बड़ा ढाढ़स रहता और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वह मुझे मिलती बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, कभी कुछ और कहती और कभी कुछ न कहती, सिर्फ गधा कहती। वह 9वीं कक्षा में थी या 10वीं में, मुझे ठीक याद नहीं। मैं तो 12 वर्ष की अवस्था में था। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के वश में था। वह मुझे सचमुच प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती है। वह अब मुझसे बात अधिक नहीं करती। मैं पूछता बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? वह कहती कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उनसे मेरी ओर ना देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता देखो बुआ, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। इस पर मेरे दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुझे धीरे से चपत मारकर कहती है ना प्रमोद, बाबू पागल। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। आप शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही हैं। कभी पतंगे पेच देखती और कटी हुई पतंग पर जब तक वह कोमल ना हो जाए आंखें गड़ी रहती, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर किरम काटे ही खींचती है। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुका रह जाता। जब उन्हें आकर मेरे वहां खड़े होने का बोध होता तो चौकासी एकदम रह जाती। अरे प्रमोद, तू कहाँ था? यही था। क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता भी नहीं? मैं बिना जवाब दिए पास जाकर खटोले पर उनकी बराबर बैठ जाता। वह शनि ही शनि मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती, कहती देख पतंग, देख पतंग। थोड़ी देर बाद कहती तुझे पतंग अच्छी लगती है क्या? मैं कहता हाँ। तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता बाबूजी मना करते हैं। इस पर वह एकाएक मुझे अपनी बाहों में भरकर उत्साह के साथ कहती हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे कि खूब देर, सबसे ऊंची उड़ाएंगे पतंग। मैं कहता पैसे दो तो मैं लाऊं। वह थोड़ी देर मुझे देखती रहती, फिर दृष्टि उनकी कहीं और चली जाती, मानो मैं उन्हें देख ही ना रहा। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही हैं। फिर एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजाकर कहती चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है। एक रोज स्कूल से वह काफी देर से लौटी। माँ ने पूछा कहाँ रह गई थी?
शीला के चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम में उनका जी नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ, तुम्हें मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? घेवर? हाँ, घेवर भी कोई मिठाई है? छी, देखो तुम पतंग नहीं लाए। प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी, तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा। चल रे चल प्रमोद, यहाँ क्या, कमरे में बैठना। चलकर ऊपर हवा में बैठेंगी। क्यों? एक बात कहती थी कि फट से भूल जाती थी। उस समय उनके मन में कुछ नहीं ठहरता था, न विचार न अविचार, जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस उड़ उड़ जाना चाहता हो। वह बेबाक हंसती और बेबाक में पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। उस दिन वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ। बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तो मुझे जीजी कहा करना। जीजी? शीली मुझे जीजी वो कहकर बोलती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो ना। मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ? छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोलकर वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है, नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूंछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को वह मुझे बहुत देर तक अपने से चिपकाई रही। पूछने लगी, प्रमोद तुम मुझे प्यार करता है? सुन कर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज इतनी देर हुई कि नौकरों को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुला कर लाया। उससे तीसरे रोज की बात है। मैं बाहर से घर में आया था। देखता हूँ कि माँ कहीं भटकी जा रही हैं। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्या रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल ला, बेत तो ला। मैं सुनकर वहीं खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जाकर बेत ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे से उठा लाकर बेत मैंने माँ को दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे पीछे वाली कोठरी में लौटकर चली गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बेत से किसी के पीटे जाने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बेत की वाली पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी, उसके बाद रोने कलपने की आवाज मुझे नहीं आई। बेत तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ, कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह टल ना सका, न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन सुन पड़ गया और वह देर मुझसे असहाय हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने दरवाजा खोला और बाहर आई। उनके होठ नीले थे और जिस हाथ में बेत था वह कांप रहा था। उनका चेहरा मानो राख से पुत गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण अपने आप को ही बेत से ना उधेड़ने लगे, मानो अपने आप को ही मार रही हैं, तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथ के बेत को दला में फेंक दिया। बेत मेरे पास आकर गिर गया। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सक पकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं सहसा पूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूँ कि वहाँ बुआ औंधे मुंह पड़ी है। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई है और बदन का कपड़ा बेहद मार से भीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है, बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहां थोड़ी देर खड़ा रहना भी असहाय हो गया। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहां थोड़ा रो लेता तो ठीक होता, पर वह संभव न हुआ। मैं दबे पाव लौट आया। वह दिन था कि फिर बुआ हंसी नहीं और मैंने ना उन्हें हंसते हुए देखा। इसके 5-6 महीने बाद बुआ का ब्याह हो गया। मानो जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सभी व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उस दिन से सीने पिरोने, फाड़ने बुहारने और इसी तरह के और कामों में शांत भाव से लगी रहती थी। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी से बात का मतलब न था, न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नहीं पहनती थी तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबूजी की भी चेहरा भारी हो गया है।
वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं अपने मुंह लटका कर वापस चले जाते। माँ का अजब हाल है, मुझे काम बेकाम डांटती फटकारती रहती हैं। नौकरों को तो बहुत ही भिड़कती सुननी पड़ती है, बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ाकर जाने अस्फुट भाव में क्या कहती रहती हैं, फिर एकाएक फट जाती हैं। मैं सामने हुआ तो मुझ पर टूट पड़ती हैं। आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती तेरे से? आजकल के लड़के बस काम चोर होते हैं। अथवा ये कहती, कहाँ गया है वह बंसी? नहीं है, नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा, 1 रुपया जुर्माना? ये नौकर हरामी होते जाते हैं। ऐसी बातें हर दिन कुछ ना कुछ सुननी पड़ती थी, पर बुआ से सीधी बात माँ कभी ना करती। ऐसे ही भैया के दिन आते गए और भैया भी हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपकाए बहुत आंसू रोती रही। समझाने लगी, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना? मैं यूं तो काफी बड़ा हो चला था, मेरा बच्चा अब नहीं था, तो भी मैं उस समय बुआ के उस आंचल में चुपचाप शावक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंख भीग आई थी, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ जाते समय मैं खुलकर फुट फुट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचलकर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया, कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। माँ से कह दिया कि तू राक्षस है और तू इस घर में पैर भी नहीं रखूंगा। इस पर बाबूजी वहीं के वहीं मुझे 2-3 चपत जमा दिए, पर मैं नहीं उठा, नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उनके पैरों के बिछुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ मुझे पैरों पे से उठाया। घूंघट के भीतर उनकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी। बुआ मेरी थोड़ी हाथ में लेकर मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, तुम मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊंगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हट बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? वो बोली, हाँ जल्दी आऊंगी। मैंने कहा, कसम खाओ। वो कहने लगी, प्रमोद, मैं कसम खाती हूँ। पास में ही माँ खड़ी थी, उनका मुंह सूखा था। उनको देखकर ही आया कि क्यों मैं उनके गले ना लग जाऊं और कहूं, माँ माँ, उनकी थोड़ी हाथ में लेकर कहूं, मेरी माँ, मेरी माँ। इतने में बुआ ने मेरे हाथ में एक रेशम का रुमाल थमाया और फट से वहां से चली गई। मैं संभल भी ना पाया था कि द्वार के आगे से मोटर जा चुकी थी।